भारत नेपाल के बीच संबंध मधुर है, कथन स्पष्ट कीजिए। भारत, एक प्रश्न आपसे यहां से ऐसा भी पूछा जा सकता है, किस देश की यात्रा पर जाने हेतु आपको पासपोर्ट यानी वीजा की आवश्यकता नहीं है? आपका उत्तर क्या होगा? नेपाल। तो पहला पॉइंट, भारत और नेपाल के बीच में इस प्रकार की संधि हो रखी है कि दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और वहां काम कर सकते हैं। पहला कारण तो ये, बिना पासपोर्ट व वीजा के दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा, व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन में दोनों देश एक साथ है और दोनों देशों में आपसी क्या है? सहयोग है। बस 2 लाइन में 2 नंबर का प्रश्न, एकदम स्पष्ट। सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है जो पहले पॉइंट के अंतर्गत थी। अगला प्रश्न, आपके अनुसार एक बात का ध्यान रखना, बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें यह पूछा जाएगा कि आपके अनुसार आप क्या समझते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है। आपको उत्तर अपनी भाषा में देना है, लेकिन ध्यान रखना इन प्रश्नों के सारे उत्तर जो किताबों में हैं वही है, अलग से इनका कोई उत्तर नहीं बनेगा। आपके अनुसार सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के सामने कौन सी बाधाएं हैं? कोई 2 लिखिए, 2 नंबर का है। उत्तर की शुरुआत कैसे करनी है? मेरे अनुसार भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होने के समक्ष निम्न बाधाएं हैं। पहली बाधा, पाकिस्तान द्वारा विरोध करना। पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का हमेशा से विरोध करता आया है और हमेशा विरोध करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। पहली बात। दूसरा, भारत के पास जो परमाणु हथियार है इसे लेकर कुछ देश चिंतित है। वो देश नहीं चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि भारत के पास परमाणु हथियार भी है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी बन गया तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तीसरा कारण, बहुत से देशों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो विवाद है उनका ही समाधान नहीं कर पा रहा है तो वो सुरक्षा परिषद में जाकर विश्व शांति के लिए बेहतर प्रयास नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक चुनौती है। और चौथा कारण, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता यदि दी जाती है तो अकेले भारत को तो नहीं दी जाएगी। भारत के साथ में जो दावेदार है जापान, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका, ये जो जापान, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका है, भारत के लिए यदि गेट खुलेगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का तो इनको भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देनी होगी। अतः जो देश चाहते हैं कि जापान, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बने, वो भारत की सदस्यता का भी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत को यदि स्थायी सदस्यता दी गई तो इन देशों को भी दी जाएगी। और कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने, जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता है भारत बने, ऐसे कुछ देश हैं जो जापान को नहीं चाहते हैं, कुछ जर्मनी को, कुछ ब्राजील को, कुछ दक्षिण अफ्रीका को, तो वो सब देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का क्या कर रहे हैं? विरोध। 2 नंबर का प्रश्न है, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा विरोध करना, भारत के पास परमाणु हथियार होने के कारण, और भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध होने के कारण जापान, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका का विरोध करने वाले देश। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न में देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है? पॉइंट में देना है। चलिए अगला, आपकी दृष्टि में भारत की सुरक्षा नीति के कौन से 2 घटक महत्वपूर्ण? मैं फिर भी कह रहा हूं, ऐसे कम से कम 5-6 प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी दृष्टि में, आपके अनुसार। उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे अनुसार भारत की सुरक्षा नीति के निम्न 2 घटक महत्वपूर्ण हैं। वैसे घटक कितने हैं? 4। हमें 2 नंबर का प्रश्न है, 2 पॉइंट लिखने, 4 नंबर का होगा तब हम 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला, भारत की सुरक्षा नीति का पहला महत्वपूर्ण जो घटक है वो है कि भारत को अपनी सैन्य क्षमता को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। सैन्य क्षमता को मजबूत क्यों करना होगा? क्योंकि भारत के सामने पारंपरिक खतरे भी है, अपारंपरिक खतरे भी है, अतः दोनों प्रकार के खतरों से निपटना हमारे लिए जरूरी है। और क्योंकि हमने 1947-48, 1965, 1971, 1999 और 1962 5 युद्ध हम अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ चुके हैं। यही कारण है कि 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किया, 1998 में भी हमने परमाणु परीक्षण किया। पड़ोसी देशों से खतरा होने के कारण, और हमारे पड़ोसी देश चीन के पास परमाणु हथियार भी है, इसलिए हमने परमाणु परीक्षण किया। तो इन देशों से अपने देश की बाहरी सुरक्षा करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सैन्य क्षमता को क्या करें? मजबूत करें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। विश्व के सामने बहुत से अपारंपरिक खतरे हैं, विश्व के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं।
ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत भी चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो मजबूत हो, ताकि विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सके और विश्व के सामूहिक खतरों का, साझे खतरों का मिलकर सामना किया जा सके। यही कारण है कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपनिवेशीकरण का समर्थन किया। हमने उपनिवेशवाद का विरोध किया। अफ्रो एशियाई एकता का पंडित नेहरू बहुत बड़े समर्थक थे। बांडुंग सम्मेलन हो चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में भारत जाना जाता है। इसके अलावा हमने जो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का भी समर्थन किया। क्योटो प्रोटोकॉल में भी हमने इस बात को जबरदस्त उठाया कि विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से दूर रखा जाए। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सभी देशों को बराबरी की हिस्सेदारी मिले। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होगी तब स्वतः ही विश्व के खतरों को दूर किया जा सकता, अपारंपरिक खतरों को दूर किया जा सकता। तो 2 पॉइंट में उत्तर। तीसरा, हमारे पावन वन प्रांत पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले पावन वन प्रांत किसको कहते हैं? पावन वन प्रांत को हम देवस्थान भी कहते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना। हमारे भारत में सदियों से परंपरा रही है कि जहां देवताओं के स्थान होते हैं उसके आसपास के पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता है। इसी को हम देवस्थान कहते हैं। नहीं काटने का कारण है कि उस क्षेत्र को हम पवित्र मानते हैं। पावन वन प्रांत कहते हैं हम उनको। हमारे बुजुर्ग इस धारणा पर चलते थे कि कुछ पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, कुछ क्षेत्र के पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना है और बाकी क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर हम खेती कर सकते हैं ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। ये जो पावन वन प्रांत है, ये जो देवस्थान है, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है? पहला पॉइंट, पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता हेतु बहुत अधिक उपयोगी है। पहला पॉइंट हो गया, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जीव जंतु बचते हैं। तो जैव विविधता का भी क्या होता है? संरक्षण होता है। जीव जंतु बचेंगे, पारिस्थितिकीय संतुलन बेहतर रहेगा तो हमारा जीवन हो पाएगा, हम जी पाएंगे। दूसरा, इन पावन वन प्रांतर देवस्थानों के माध्यम से जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता है इसको भी कायम रखने में क्या मिल रही है? मदद मिल रही है। प्राचीन जो हमारी धरोहर है, प्राचीन जो संस्कृति है, इसको हम संजो कर रखते हैं, इससे हमें बहुत कुछ फायदा भी होता है। तीसरा, इस प्रकार की धारणा के कारण वनों का संरक्षण होता है। वन संरक्षण यानी वनों को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पावन वन प्रांतर हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठे उदाहरण है और इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। ठीक है, अगला, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव लिखिए। कोई भी 2 प्रभाव हम लोगों को लिखने हैं। प्रश्न आर्थिक प्रभाव पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक प्रभाव पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण के कोई भी पूछे हैं तो हम नकारात्मक भी बता सकते हैं, सकारात्मक भी बता सकते हैं। हमने 1 पॉइंट नकारात्मक का ले लिया, 1 पॉइंट सकारात्मक का ले लिया। वैश्वीकरण का राजनीति पर पहला प्रभाव तो यह पड़ा है कि राज्य की क्षमता यानी ताकत में कमी आई है। राज्य की क्षमता यानी राज्य की ताकत में क्या आई है? कमी आई है। और राज्य की क्षमता और राज्य की ताकत में कमी आने का कारण है कि राज्य ने अपने आप को केवल देश के भीतर शांति स्थापित करना और कानून कायदों के निर्माण तक अपने आप को सीमित कर दिया। जो राज्य पहले लोक कल्याणकारी कार्य करता था उन कार्यों को करना अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से राज्य के कार्य करने की जो क्षमता है उसमें क्या आई है? कमी आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ा है। दूसरा सकारात्मक है कि राज्य आज भी महत्वपूर्ण है। राज्य की क्षमता में कमी नहीं आई है बल्कि राज्य की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। आज भी राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी किसी देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है और आज भी संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, उस देश में कानून व्यवस्था बनाने में राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो आज भी राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो 1 नकारात्मक हो गया, 1 सकारात्मक हो गया। अगला प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने चाहिए ऐसे प्रश्न। प्रथम 3 आम चुनाव 1952, 57 और 62 में कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण, पहला कारण था कि कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। यानी कि हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन लड़ा था। पूरा भारत कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। पूरे भारत के लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने आजादी के लिए आंदोलन चलाया वो लोग ही तो कांग्रेस पार्टी में थे, तो लोगों ने उनको मतदान किया। दूसरा कारण, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू करिश्मई और लोकप्रिय नेतृत्व थे। पंडित नेहरू के पीछे कांग्रेस पार्टी को बहुत जबरदस्त वोट मिले और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तीसरा, मजबूत विपक्ष का अभाव था।
कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल थे वो आजादी के आसपास बने थे, न तो उनके पास कैडर था, न उनके पास विचारधारा थी, न उनके पास में जनमत था। ऐसी स्थिति में मजबूत विपक्ष था, जनता के पास एक ही विकल्प था और वह था केवल कांग्रेस। चौथा, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी, यानी कि सभी विचारधारा और सभी सामाजिक समूहों के लोग कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस पार्टी को सभी सामाजिक वर्ग और सभी विचारधाराओं के मत मिले थे। तो पहला कारण स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त होना, दूसरा पंडित नेहरू का करिश्माई व लोकप्रिय नेतृत्व, तीसरा मजबूत विपक्ष का अभाव, चौथा कांग्रेस एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी होना। कोई भी दो लिख सकते हैं, मैंने यहां पर 4 पॉइंट्स दिए। अगला प्रश्न, 1969 में कांग्रेस के विभाजन का तत्कालीन कारण बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, केवल एक ही पूछा है, तत्कालीन कारण पूछा है इस पेपर में। 1969, एक तो एक ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ, 1969 में। क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि 1969 में तत्कालीन जो भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, उनका निधन हो गया। भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। वीवी गिरी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। भारतीय संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति के चुनाव होने चाहिए। और जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे एस निजलिंगप्पा। उनके और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद थे। सिंडिकेट के नेता और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद थे और इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। एस निजलिंगप्पा ने नीलम संजीव रेड्डी, जो कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि इंदिरा गांधी इस बात से सहमत नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन जो भारत के राष्ट्रपति थे या जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, वीवी गिरी को जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का नामांकन पत्र भरवाया और वीवी गिरी को विश्वास दिलाया कि हम आपका साथ देंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उन्होंने विहिप जारी कर दी। विहिप जारी करने का मतलब है कि कांग्रेस के सभी एमएलए और एमपी जहां पर पार्टी कहेगी वहां वोट देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने अखिल कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन बुलाया और अपनी अंतरात्मा की आवाज से मत देने की बात कही। इंदिरा गांधी सीधा सीधा कहना चाहती थी कि जो मेरे समर्थक है वो वीवी गिरी को सपोर्ट करेंगे। मतगणना हुई, न्यूनतम कोटा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। द्वितीय पसंद से जब मतों की गणना हुई तो वीवी गिरी जीत जाते हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीत जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जब पराजित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस पार्टी बनाई, कांग्रेस आई, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। और जो पुरानी जो कांग्रेस थे उसको कहा जाता कांग्रेस ओ, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बात का ध्यान रखना। पात्र कौन कौन है इसमें? जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, वीवी गिरी। ध्यान रखना, इनका निधन हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय। और ये एस निजलिंगप्पा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। लेकिन बाद में क्या बन गए? वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। ये था तत्कालीन कारण से। अंतिम प्रश्न, पंजाब समझौते को स्पष्ट कीजिए। पहली बात, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई 31 अक्टूबर 1984 को। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने चलाया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की। इंदिरा गांधी की हत्या होते ही इंदिरा गांधी के समर्थकों ने सिखों को निशाना बनाया और सिखों को मारना प्रारंभ कर दिया। हजारों की संख्या में सिख लोगों को मारा गया। ये जो सिख दंगे हुए, इन सिख दंगों के कारण पंजाब काफी आहत था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी ने अगले ही वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1985 में 1985 में जुलाई 1985 में पंजाब के जो नेता थे अकाली दल के हरचंद सिंह लोंगेवाला, इनके साथ में एक समझौता किया जिसमें 5 शर्तें थी। वो शर्तें आपको यहां पर लिखनी। ये सारी बातें हमने आपको अतिरिक्त बताई। समय है तो आप लिख सकते हैं कि 1985 में समझौता हुआ था। लेकिन समझौते की शर्तें क्या थी? पहली कि पंजाब और चंडीगढ़ को दे दिया जाएगा। सॉरी, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, मैंने गलत लिख दिया। चंडीगढ़ पंजाब
को दे दिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। आज भी हालांकि दिया नहीं है, लेकिन उस समझौते में इस बात को स्वीकार किया गया था। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के बीच में, पंजाब हरियाणा का जब विभाजन हुआ उस समय से पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा रेखा को लेकर विवाद चल रहा था, तो इस बात को स्वीकार किया गया कि पंजाब हरियाणा की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के बीच में रावी व्यास के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, तो इस समझौते में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में रावी व्यास नदी के जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसका समाधान करने के लिए एक न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। 3 शर्तें यहां आई है, 2 आगे लिख रखी है, आप लोग यहां से देख लेना अलग से 16 नंबर प्रश्न के लिए। तीसरा था, जो उग्रवाद से जितने भी पंजाब के लोग प्रभावित हुए हिंसा में, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, और पंजाब में जो विशेष सुरक्षा बल लागू कर रखा है उसको वापस लेने पर क्या हुई, सहमति हुई। 5 सारे लिखने जरूरी नहीं है, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 शर्तें खूब रहेगी, समय है तो आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हम सब जानते हैं कि भारत का जब विभाजन हुआ तब एक नहीं 2 पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था वह बंगला संस्कृति और सभ्यता के लोग थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में हमेशा सत्ता रहती थी, और पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान का हमेशा से शोषण किया। लेकिन 1970 के दशक में एक राजनीतिक दल आवामी लीग, इस आवामी लीग के मुखिया थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए एक आंदोलन चलाया। पश्चिमी पाकिस्तान के शासक थे याह्या खान। क्या नाम था पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे, सैनिक शासक, उनका नाम था याह्या खान। याह्या खान ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना भेजी पूर्वी पाकिस्तान में, और इन बंगला संस्कृति के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किया, उस आंदोलन को दबाया, हजारों लोगों को जब मार डाला, तब ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग जब भारत में प्रवेश कर गए, ऐसी स्थिति में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शरण भी दी, और पूर्वी पाकिस्तान के स्वायत्तता स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करते हुए 3 दिसंबर 1971 को हमने पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में याह्या खान की सेना के साथ में युद्ध किया, जिसे 1971 के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ जैसे पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया, विश्व के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इस प्रकार से बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एकदम सटीक उत्तर, या मैंने पॉइंटों में समझाया, आंसर शीट जो आप लोगों तक हम भेजेंगे पूरे मॉडल पेपर की, उसमें एकदम लाइन टू लाइन ये बातें लिखी हुई आएगी, उसी के अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहली बात तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जब अत्याचार हो रहा था, उस समय जब वो भारत में आए तो भारत ने उनको शरण दी। दूसरी बात, भारत ने उनका जो स्वायत्तता का, जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत ने उस आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ में युद्ध लड़ा। और चौथा, युद्ध में जैसे ही उनको पराजित किया, विश्व मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इस प्रकार से बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 2 नंबर का है, चूंकि 4-5 लाइन में अपनी बात को पूरा करना, क्योंकि 50 शब्दों में उत्तर देना है। भारत पाकिस्तान के बीच कोई 2 विवाद लिखिए। पिछले पेपर में भी ये प्रश्न था और इसमें भी है। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद दोनों किताबों में है। समकालीन दक्षिण एशिया में भी भारत पाक संबंध है,
और भारत के विदेश संबंध, भारत की विदेश संबंध वाला पार्ट है, उसमें भी भारत पाकिस्तान है। तो जब दो दो अध्याय में भारत पाकिस्तान का जिक्र है तो प्रश्न तो दो बनने ही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला उत्तर इसका हो जाएगा सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा को लेकर विवाद है और दोनों देशों के बीच में बहुत से युद्ध भी हो चुके हैं। दूसरा, कश्मीर मुद्दा, बहुत से बताए पिछले में, यहां सिर्फ पॉइंट लिखूंगा। कश्मीर मुद्दा, पूर्वी पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए कश्मीर का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए, जबकि कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को हथियाने के लिए लगातार पाकिस्तान जो है प्रयास कर रहा है और इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत से युद्ध भी हो चुके हैं। और भी सियाचिन ग्लेशियर है, आतंकवाद का जो प्रायोजन किया जा रहा है, बहुत से पॉइंट जो पिछले मॉडल पेपर में हम बात कर चुके हैं। 7वां प्रश्न, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। माना कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार की भूमिका नहीं निभा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णतः युद्धों पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन यह प्रश्न क्या उसके अनुसार देखिए। प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि वर्तमान में किस देश का वर्चस्व है? अमेरिका। और जब एक ध्रुवीय विश्व है, अमेरिका के वर्चस्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व में भी यूएनओ हमारे लिए उपयोगी है, कथन की पुष्टि कीजिए। इसके पक्ष में कितने तर्क देने? दो तर्क देने। पहला तर्क तो हम यह दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शेष विश्व और अमेरिका के बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, यानी कि पूरे विश्व एक तरफ हो सकता है और अमेरिका एक तरफ हो सकता है। तो शेष विश्व और अमेरिका के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विवादों का समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तीसरा, अमेरिका की गलत नीतियों का संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के 192 देश एकत्रित होकर अमेरिका की गलत नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, उसको दबाव में ले सकते हैं। और चौथा, हम ये कह सकते हैं कि हालांकि अमेरिका के नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत को समझता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अमेरिका की गलत नीतियों पर दबाव या रोक लगाई जा सकती है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि यूएनओ के माध्यम से शेष विश्व व अमेरिका के बीच वार्ता संभव है, यानी कि अमेरिका विश्व का बहुत ताकतवर देश है। एक या दो देश अमेरिका से न तो वार्ता कर सकते हैं, न अमेरिका को दबाव में लिया जा सकता है, न उसके वर्चस्व को कम कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शेष विश्व के सारे देश मिलकर अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं। दूसरी बात, यूएनओ के माध्यम से विश्व के 192, क्योंकि यूएनओ के टोटल सदस्य देश कितने? 193, जिसमें से एक अमेरिका खुद है। तो विश्व के 192 देश अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। अमेरिका की गलत नीतियों का क्या किया जा सकता है? विरोध किया जा सकता है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को एक मंच उपलब्ध करवाता है। पूरे विश्व के देश यूएनओ के माध्यम से एक मंच पर एकत्रित हो सकते हैं और अमेरिका स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को बेहतर तरीके से जानता है कि सामाजिक, आर्थिक और विश्व शांति में यूएनओ की महत्वपूर्ण भूमिका, वो उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया और अफ्रीका, यानी मैं कह सकता हूं 9 स्वतंत्र देश की जो चुनौतियां थी, किन मायनों में यूरोपीय देशों के मुकाबले विशिष्ट थी? विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट का मतलब अलग, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो 9 स्वतंत्र देश थे, एशिया अफ्रीका के जो देश थे, उनकी चुनौतियां किस प्रकार से विकसित देशों या हम कह सकते हैं यूरोपीय देशों से अलग थी, विशिष्ट थी। 2 बातों में अलग थी।
यानी कि ऐसी चुनौतियां, ऐसी समस्याएं जो अफ्रीकन एशियाई देशों के सामने तो थी, लेकिन यूरोपीय देश या हम कह सकते हैं कि विकसित देशों के सामने नहीं थी। नंबर 1, अफ्रीका और एशिया के देशों को अपने पड़ोसी देश के द्वारा सैन्य हमले की हमेशा से चिंता थी। लेकिन आप जानते हैं, यूरोप के देश जो विकसित देश हैं, जो बड़ी महाशक्तियां हैं, उनको इस बात का कतई डर नहीं था कि पड़ोसी देश उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। दूसरा, ये जो नव स्वतंत्र देश थे, एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, इनको अपने देश के भीतर सैन्य हमले, भीतर अलगाववादी आंदोलन, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक दंगों की चिंता हमेशा सताती थी कि ये देश भीतर से भी सुरक्षित नहीं थे, भीतर भी विभिन्न प्रकार की आंतरिक अशांतियां थी। लेकिन विकसित देश, यूरोपीय देश अंदरूनी रूप से बहुत सशक्त थे, मजबूत थे, क्योंकि वहां के लोग शिक्षित थे और उनकी सोच बहुत व्यापक थी, वो सब एकजुट थे, उनके सामने ऐसी चुनौतियां नहीं थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पड़ोसी देशों के सैन्य हमले की चिंता, जबकि विकसित और यूरोपीय और बड़ी महाशक्तियों को इस बात का कतई डर नहीं था कि पड़ोसी देश उनके ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकते हैं। उनके सामने यह जरूर चिंता थी कि अमेरिकी गुट को चिंता थी कि रूसी गुट कभी आक्रमण कर सकता है, रूसी गुट को चिंता थी कि अमेरिकी गुट कभी भी आक्रमण कर सकता है। नंबर टू, अंदरूनी हिंसा, सशस्त्र संघर्ष की चिंता, यानी कि नव स्वतंत्र देशों को इस बात की चिंता थी कि देश के भीतर सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, सैन्य संघर्ष हो सकता है, अलगाववादी आंदोलन भारत में भी चले जैसा कि, और इसके अलावा जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष की चिंता इन देशों को थी, लेकिन बड़ी महाशक्तियों के सामने, विकसित या यूरोपीय देशों के सामने चिंता नहीं थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण का प्रभाव किसी एक क्षेत्र में नहीं पड़ा है। वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी है, तो वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ा है, तो साथ साथ वैश्वीकरण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पड़ा है। बहुआयामी का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके बहुत से आयाम है, इसका प्रभाव किसी एक क्षेत्र में नहीं पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए, जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक आर्थिक परिघटना ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिघटना भी है। दूसरी बात, वैश्वीकरण के प्रभाव एक तरफा नहीं है। एक तरफा का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण के प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं है, वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी है। जैसे वैश्वीकरण के कारण आर्थिक समृद्धि भी हुई है, तो वैश्वीकरण के कारण केवल विकसित देशों को फायदा हुआ, जबकि अल्प विकसित देशों को नुकसान हुआ है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति में कमी भी आई है, तो राज्य की शक्ति में बढ़ोतरी भी हुई है। वैश्वीकरण के कारण पुरानी और प्राचीन संस्कृतियों को नुकसान भी हुआ है, तो वैश्वीकरण के कारण एक विश्व संस्कृति का भी निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर आपको आंसर शीट में मिल जाएगा, केवल यहां आप लोगों को समझना है। 11वां, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में अंतर बताइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इसका उत्तर हम आगे दे रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, तब आप लोगों को एक बीच में लाइन खींचनी है। एक तरफ हमने लिख दिया भारतीय जनसंघ। ये प्रश्न देकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने तो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का प्रश्न ले लिया। प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर बताइए, तो सारी चीजें हमारी तैयार होनी चाहिए। बात देखिए, भारतीय जनसंघ और इसमें अंतर बताने। सबसे पहले स्थापना, इसकी स्थापना हुई 1951 में। नंबर 2, संस्थापक। इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरी बात, इसकी जड़ें हिंदू महासभा और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखी जा सकती है। इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा थी एक देश, एक संस्कृति और एक भाषा।
इसका मतलब है कि एक ही देश होगा, यानी अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। अखंड भारत का निर्माण का तात्पर्य है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए, और विभाजन हो भी गया दोनों देशों को एक करके अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। एक ही संस्कृति होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, और एक ही भाषा होनी चाहिए, यानी कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा इस राजनीतिक दल ने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बहुत अधिक महत्व दिया। इसके अलावा इस राजनीतिक दल ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के संदर्भ में सबसे पहले आंदोलन चलाया। और इस राजनीतिक दल से जुड़े हुए दूसरे व्यक्तियों की हम बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय और बलराज मधोक, बलराज मधोक। ठीक है, ये सभी व्यवस्थित रूप से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बलराज मधोक, ये बातें तो होगी इसके संदर्भ में। स्वतंत्र पार्टी स्थापना 1959। नंबर 2, संस्थापक सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य। इन्होंने केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन का विरोध किया, केंद्रीकृत नियोजन का विरोध किया, राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, सार्वजनिकरण का विरोध किया, सार्वजनिकरण का विरोध किया। इन सब का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा केंद्रीकृत नियोजन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा राज्य का अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिकरण का इन्होंने विरोध किया। ये पूर्ण रूप से निजीकरण के समर्थक थे, निजीकरण का समर्थन, बाजारू अर्थव्यवस्था का समर्थन, खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन, बाजारू खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन, खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन। और हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये गरीबों के हितों की सुरक्षा के लिए जो कराधान किया जाता है उसका भी इन्होंने विरोध किया, कराधान का विरोध, पूर्ण रूप से निजीकरण का समर्थन किया, विरोध। इन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के साथ में बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए, सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बेहतर नहीं होने चाहिए, इनकी सोवियत संघ की तरफ हमें ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो राजनीतिक दल था विशेष रूप से पूंजीपति व जमींदारों के हित की बात करता था। आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से राजनीतिक दल ने पूंजीपति या जमींदारों के हित की बात की, आपका उत्तर होगा स्वतंत्र पार्टी। इस राजनीतिक दल से जुड़े हुए अन्य लोगों की बात करें तो के.एम. मुंशी, ध्यान रखना ठीक से, के.एम. मुंशी। दूसरे हो जाएंगे एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा और मीनू मशानी। कहां लिखे भाई, जगह ही नहीं है, मीनू मशानी, मीनू मशानी। ये नाम याद रखना बड़े काम के हैं। चारों राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम आपको बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद करने हैं। तो 1971 में कांग्रेस की जीत का कारण था गरीबी हटाओ का नारा। ये जो गरीबी हटाओ का नारा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा था वो कब दिया गया? 1971 के चुनाव में दिया गया। ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस गरीबी हटाओ के नारे से आम जनता इंदिरा गांधी के प्रति आकर्षित हुई थी, चाहे वो महिलाएं थी, मजदूर थे, दलित थे, श्रमिक थे, किसान थे, पिछड़े वर्ग थे, वो इंदिरा गांधी के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हुए और इसके कारण कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 1971 में जीत का दूसरा कारण यह था कि इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व, इंदिरा का प्रभावशाली नेतृत्व, इंदिरा गांधी का जो प्रभावशाली नेतृत्व था, जिस प्रकार से वो पार्टी को लेकर चल रही थी, जनता का इंदिरा गांधी के प्रति विश्वास था। तीसरा कारण विपक्ष, जिसका नाम हम कह सकते हैं जो गैर कांग्रेसी राजनीति यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रेड अलायंस बनाया गया था, गैर कांग्रेसी यानी कि कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जो ग्रेड अलायंस का निर्माण किया था, उन सब के पास केवल एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। और उनके पास न तो कोई एजेंडा था, न कोई कार्यक्रम था, न कोई विचारधारा थी, न कोई नई चीज थी। तो इसके कारण भी जनता इनके प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं हुई। और चौथा जीत का कारण था इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां।
इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को समाजवाद की तरफ ले जाना चाहती थी, अधिक से अधिक जनहितकारी कार्य करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए, इससे पूरी जनता इंदिरा गांधी के समर्थन में आ गई। यही कारण था कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी भारी भरकम बहुमत के साथ जीत कर आती है और कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना करती है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है 1971 में इंदिरा गांधी 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के क्या कारण थे? कोई भी कारण पूछे, 2 नंबर का है, एक एक नंबर का 1 पॉइंट होगा, तो आपको अधिकतम 2 पॉइंट में उत्तर देना है। हालांकि प्रश्नों में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कोई सिंडिकेट, क्या था सिंडिकेट? कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व वाले, दबदबे वाले नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद यह सिंडिकेट काफी प्रभावी हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट के नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब इसमें दूसरा, दल बदल। जब किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर कोई भी एमएलए या एमपी किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या जिस राजनीतिक दल से चुनाव जीता उसके विपक्ष में वोटिंग करता है, तो उसको हम कहते हैं दल बदल। इसे रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तीसरा, गैर कांग्रेसवादी। 1967 में पंडित नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव में थी और सारे विपक्षी राजनीतिक दल एक हो गए कि अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने का। इसे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था, ध्यान रखना। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। ग्रेड अलायंस 1971, देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 1971 1971 में जब 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस और कांग्रेस आर, यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और अन्य जो सिंडिकेट के नेताओं वाली जो कांग्रेस पार्टी थी। 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी के विपक्ष में सारे जो राजनीतिक दल थे और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन, इन सब ने मिलकर जो गठबंधन किया, इसको कहा गया ग्रेड अलायंस। अब देखिए इनके सामने कौन सी चीज रहेगी उसका। अब देखो ये सब के उत्तर है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो गए, मिलान एक साथ हमने 4 प्रश्नों को हल कर दिया। अब देखिए 1967 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना क्या कहलाया? गैर कांग्रेसवाद। क्या कहलाया? गैर कांग्रेसवाद। तो यह किसका उत्तर हो गया? 3 का उत्तर हो गया। किसका हो गया? 3 का। क्या बात है, 1967 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां भी एकजुट हो गई। एसएसपी, पीएसबी, अकाली दल, पंजाब में जो अलग अलग राजनीतिक दल थे विचारधारा, वो भी एक छतरी के नीचे आ गए। तो इसको, इन सबको राम मनोहर लोहिया ने क्या नाम दिया था? गैर कांग्रेसवाद। ये राम मनोहर लोहिया हमने जानबूझकर लिखा था कि एक फैक्ट आपके पास आ जाए कि राम मनोहर लोहिया ने इन्हें गैर कांग्रेसवाद कहा था, तो ये गैर कांग्रेसवाद का। दूसरे, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभुत्वशाली नेताओं का समूह कौन क्या कहलाता है? सिंडिकेट। तो सिंडिकेट कहां है? 1 में है, तो ये हो गया 1 के सामने। फिर गैर कांग्रेसी व गैर समाजवादी विपक्षी, 1971 के चुनाव से पूर्व पार्टियों का एक गठबंधन जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी सब एकजुट हो गए थे। इसको क्या, ये कौन सा संगठन था? ये था ग्रेड अलायंस। तो 4 गैर कांग्रेसी और गैर समाजवादी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को समाजवाद के तर्ज पर ढाल रखा था, तो गैर कांग्रेसी और गैर समाजवादी सभी राजनीतिक दलों ने 1971 के चुनाव के पूर्व जो गठबंधन किया था जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी सब शामिल थे, इनको क्या कहा गया था? ग्रेड अलायंस। और नेक्स्ट, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के टिकट से जीता हो और उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए, जिसको हम आयाराम गयाराम के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है आप लोगों के? दल बदल। तो दल बदल वाला है आपके सेकंड में, ये इनके सामने लिखना है। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? समझे इस प्रश्न को उत्तर? मैंने एक साथ आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर किए, सिंडिकेट, गैर कांग्रेसवाद, दल बदल और ग्रेड अलायंस। तो बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए आगे। मिजोरम के अलगाववादी आंदोलन की संक्षिप्त में परिचय देखिए। मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन क्यों चला था? मिजोरम के लोगों का मानना था कि मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोग कभी भी ब्रिटिश भारत के अंग नहीं थे, ब्रिटिश भारत के अंग नहीं थे। अतः उनका मानना था कि भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको एक असम के भीतर जिले का दर्जा दिया गया। इत्तेफाक से 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में अकाल पड़ा।
असम की सरकार ने अकाल राहत कार्यों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, तो ये लोग और अधिक भड़क गए और 1966 में इन्होंने लाल डेंगा के नेतृत्व में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, लाल डेंगा के नेतृत्व में एक संगठन बनाया जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं मैं, मिजो नेशनल फ्रंट। और इस मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में इन लोगों ने अलगाववादी आंदोलन चलाया, सशस्त्र संघर्ष किया, अलगाववादी आंदोलन चलाया, सशस्त्र संघर्ष के तहत मिजोरम के अलगाव की मांग की, पृथकवादी आंदोलन चलाया, मिजोरम के स्वायत्तता की मांग की। 1966 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और 20 वर्षों तक, प्लस 20 कर दीजिए इसमें, यानी कि 1986 तक भारत की सेनाएं और मिजो नेशनल फ्रंट के लोगों के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ, हिंसक लड़ाइयां हुई, कई बार सेना का भी प्रयोग करना पड़ा, वायुयान का भी प्रयोग करना पड़ा, वायुसेना का प्रयोग करना पड़ा। बांग्लादेश में निर्वासित जीवन जी रहे थे लाल डेंगा। 1986 में वो भारत आते हैं और राजीव गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और लाल डेंगा के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम जो है राजीव गांधी लाल डेंगा समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और मिजोरम आज भारत का अभिन्न अंग है। पूर्वोत्तर में 3 प्रकार की दिक्कतें आई, आप लोग जानते हैं। नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी, अलगाववाद की मांग उठी और बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। क्या कारण है कि इतनी सारी समस्याएं पूर्वोत्तर के अंतर्गत आई? पूर्वोत्तर में इस प्रकार की समस्याओं के आने का पहला कारण तो यह था कि 1947 में भारत पाक विभाजन के कारण पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ गया। एक छोटे से गलियारे से भारत से जुड़ा हुआ था, शेष भारत के साथ उसका संपर्क टूट गया और भारत सरकार उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाई, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी पूर्वोत्तर पिछड़ गया। और आप जानते हैं कि जब कोई भी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पिछड़ता है और जब क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा कारण था कि ये जो पूर्वोत्तर से विदेशी जो सीमा है, यानी कि जिसके हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे अधिक यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की है तो वो काफी लंबी है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबा होना और मिजोरम का शेष भारत से संपर्क नहीं होने के कारण भी वहां पर इस प्रकार की समस्याएं रही। तीसरा कारण यह था कि अन्य देशों, पड़ोसी देशों और भारत के अन्य राज्यों से वहां जो लोग गए, जिन्हें हम शरणार्थी कहते हैं, अन्य राज्यों से, अन्य देशों से जो लोग आए, इन शरणार्थियों के कारण भी वहां जनसंख्या में काफी बदलाव आया, जनसंख्या संरचना में काफी बदलाव आया और संचार व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं होने के कारण और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के कारण। चौथा पॉइंट, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। हालांकि 2 कारण पूछे केवल, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी जो है पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग अलग प्रकार से रूप ली, नए राज्यों का भी निर्माण हुआ, बाहरी लोगों के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ और मिजोरम और जो नागालैंड में जो है अलगाववादी आंदोलन भी हुए।